चलो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो टॉपिक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। मतलब देखो अपने लोग अब तक पढ़े कि प्राइमरी क्या होता है, लॉ कैसे बोलता है लॉ कि हम लोगों को चीजों को इंटरप्रिटेशन क्या करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो बनता है आपका वो है कि कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल हेल्प लेने भी लॉ अलाउ करता है आपको। कि अगर आप कोर्ट हो या अगर आप कोई लॉ डिपार्टमेंट हो, आप एक्सटर्नल और इंटरनल हेल्प ले सकते हो ये डिसाइड करने में कि इस केस में क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, इस लॉ को कैसे पढ़ना चाहिए। तो पहले यहाँ पे इंटरनल एड्स बताया है कि हम क्या क्या इंटरनल हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले बोला इंटरनल एड का मतलब क्या हुआ, जो मटेरियल्स अपने पास अवेलेबल है स्टैट्यूट में ही, मतलब उसी लॉ के अंदर। मतलब मान लो तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही ऐसा कुछ चीज अवेलेबल है जो तुमको हेल्प कर सकता है उस लॉ को समझने में या इंटरप्रिटेशन करने में। जैसे तुम्हारा टाइटल, कोई चीज का हेडिंग, जैसे अब सेल ऑफ गुड एक्ट है, नाम में मीनिंग है ना कि सेल करे वो भी गुड्स। हाँ। तभी वो यानी और कोई चीज का वहां पे अगर हम क्या बोलते हैं कोई लैंड सेल कर रहा है तो वहां आएगा नहीं, कोई सर्विस बेच रहा है तो नहीं। तो यानी वो टाइटल तुमको समझा रहा है ना कि क्या चीज से डील करने के लिए बात कर रहा है खाली। तो हम लोग टाइटल का हेल्प ले सकते हैं। दूसरा बोला प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है कि इंडिया का ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या सोच के बनाया गया, वैसे हर लॉ का एक स्टार्टिंग प्रियम्बल होता है। मतलब स्टार्टिंग में तुमको ये मेंशन होता है कि ये लॉ क्या सोच के लिखा गया था, तो उस सोच को पकड़ो, उस सोच के हिसाब से हर बात को इंटरप्रिटेशन करना स्टार्ट करो। हेडिंग्स को देखो, हर टॉपिक का एक हेडिंग होगा, हेडिंग्स को देखो। हर टॉपिक के नीचे कुछ नोट्स होते हैं, उनको देखो। एग्जाम्पल्स को देख के डिसीजन लो। पंक्चुएशन यानी ग्रामर को देख के डिसीजन लो। प्रोविजो यानी एक्सेप्शंस को देख के डिसीजन लो। शेड्यूल्स को देखो, अलग अलग टेबल्स होते हैं। जैसे इंडियन कंपनीज एक्ट में तुमको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिए, शेड्यूल है वो एक। शेड्यूल का मतलब होता है कुछ चार्ट या टेबल, फॉर्मेट। हाँ सर। वहां पे डिप्रिसिएशन का परसेंटेज का शेड्यूल दिया हुआ कंपनीज एक्ट में, तो जब भी कंफ्यूजन हो वहां से देख लो। ट्रांजिटरी प्रोविजन यानी जो चेंजेस आया प्रोविजन में उसको देखो। तो ये सब को देख के तुम डिसीजन ले सकते हो। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे वही सब ज्ञान दिया और कुछ नहीं है। बोला शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, प्रियम्बल यानी वो ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस। प्रियम्बल का मतलब यही होता है कि जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पस जिसके लिए वो लॉ लिखा गया। जैसे इंडियन पिनल कोड का मेन प्रियम्बल क्या है, कि हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है कि 100 गुनहगार छूट जाए बट एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। हाँ। ये सब चीजों पे बात कर रहे हैं ना। मार्जिनल नोट्स का मतलब होता है जो अलग से साइड में तुम जब बना, तुम कभी ये क्या बोलते हैं इसका बुक देखे हो जो मतलब बेयर एक्ट जिसको बोलते हैं। नहीं सर। बेयर एक्ट क्या होता है वो जानते हो? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक्ट था। देखो बेयर एक्ट क्या होता है बेटा, हर लॉ ना तुम और हम पढ़ते हैं किसी राइटर का बुक, वो नहीं होता बेयर एक्ट। बेयर एक्ट होता है जो लॉ वाले ही बुक लिखे। मतलब कोर्ट द्वारा या वो जो पिनल कोड बनाया या जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया वो जो पूरा लिखा है एक्ट, उस पूरा एग्जैक्ट राइटिंग को बेयर एक्ट बोलते हैं। वैसा भी बुक आता है मार्केट में, वो पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसका लैंग्वेज बहुत लॉ सेंट्रिक होता है। उस बेयर एक्ट में तुम देखेगा कि तुमको साइड में ना नोट्स होंगे, मार्जिनल नोट्स। ये पूरा जैसे इतना पार्ट में एक्ट लिखा होगा, साइड में कुछ नोट होंगे। तो वो नोट को भी तुम रेफरेंस में ले सकते हो जब तुम लॉ को इंटरप्रिटेशन करना स्टार्ट करो। ठीक है, हर एक्ट में होगा वो, हर एक्ट में, तो उसको भी यूज कर सकते हो तुम चीजों को समझने के लिए।
नेक्स्ट बोला हेडिंग एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर। हर चैप्टर का एक हेडिंग होता है, टाइटल होते हैं, उससे एग्जांपल लो। ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज होते हैं, यानी कुछ डेफिनेशंस होते हैं। हर चैप्टर में, हर एक्ट में अपना कुछ डेफिनेशन है फिक्स। जैसे तुम एक चीज गौर करना, गुड्स का डेफिनेशन बहुत जगह है, इनकम टैक्स में भी है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी है, बहुत जगह गुड्स वर्ड का डेफिनेशन दिया गया है। मैक्सिमम जगह मोटा मोटी सेम है। जीएसटी में भी गुड्स का डेफिनेशन दिया है, कस्टम एक्ट में भी दिया है। अब कस्टम एक्ट का एक एग्जांपल तुमको समझाएंगे, तुम समझ जाएंगे। इंडियन कस्टम एक्ट जब हम लोग पढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, वहां जो गुड्स का डेफिनेशन दिया उसमें बोलता है वो शिप जो आ रहा है ना फॉरेन से, जिसपे सामान आ रहा है, देवराज का 1000 वॉचेस आ रहा है एक शिप में, वो तो गुड्स है ही जो शिप के अंदर है। इसके अलावा शिप खुद एक गुड्स है। शिप के अंदर कैप्टन ऑफ द शिप का जो सामान है वो भी गुड्स है, मतलब सब कुछ गुड्स है। उस शिप के लिए जो तुम डीजल पेट्रोल रखे होगे ना, अब शिप बीच रास्ते में खराब होगा तो उसमें थोड़ी ना डीजल पेट्रोल बीच रास्ता में भराओगे समुद्र में, उसमें वो भी रखा होगा, वो भी गुड्स है। मतलब सर बहुत कुछ है जो गुड्स है, लेकिन ये हर एक्ट में ये गुड्स नहीं है ना। तो सर ये प्रॉब्लम है। जैसे कुछ एक्ट्स है जो लोग शेयर्स एंड डिवेंचर्स को भी गुड्स माना है, और कुछ एक्ट्स है जो शेयर डिवेंचर को गुड्स नहीं माना। अब यानी उस चैप्टर का डेफिनेशन के हिसाब से देखो क्या बोलना चाह रहा है। तो हर चैप्टर के बिगिनिंग में एक या दो, हर लॉ के बिगिनिंग में, हर एक्ट के बिगिनिंग में तुमको दिखेगा एक या दो चैप्टर्स होते हैं जो खाली डेफिनेशन को ही बिलोंग करते हैं। उनको पढ़ के देखो, उनसे तुमको बहुत सारा मीनिंग मिल जाएगा। ठीक है ना। प्रोविजो मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन। प्रोविजो मतलब तो लॉ का एक्सेप्शन तो लिखा ही रहता है बहुत जगह। तो वहां तो लिखा है ना क्या क्या उस लॉ में रिमूव्ड है, और क्या क्या नहीं इंक्लूड होगा, वही तो होता है एक्सेप्शन में। तो सर वो एक्सेप्शन देख के समझ जाइए कि ये चीज को लेना है कि नहीं लेना है। जैसे तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े हो, तुम वहां पढ़े हो कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, समथिंग इन रिटर्न बदले में कुछ नहीं मिले तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। लेकिन उसी के एक्सेप्शन में लिख दिया कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन में मिले, एजेंसी में मिले, या कोई गिफ्ट या विल में मिले, तो फिर वो सब विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड है। तो वैसे ले लो। सर हर लॉ में तुमको बहुत सारा एग्जाम्पल्स मिलेगा, वो एग्जाम्पल पढ़ के समझो क्या चीज इंक्लूड और क्या चीज नहीं। ठीक। एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज होते हैं, मतलब द पर्पज ऑफ एडिंग एन एक्सेप्शन टू एन एनएक्टमेंट इज एग्जेम्प्टिंग समथिंग। मतलब कुछ चीजों को लॉ में एग्जम्प्ट कर दिया जाता है कि मतलब ये चीजों पे ये चीज नहीं लगेगा। जैसे जीएसटी एक्ट में, इंडिया में वैसे तो सब गुड्स पे टैक्स है, जीएसटी एक्ट में क्या लिखा पता है? इंडिया में ऐसा कोई गुड्स का लिस्ट नहीं है जिसपे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन फिर उसका एक्सेप्शन दिया कि इन चीजों पे जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे ओपन चावल बेचोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा, वही बासमती राइस पैकेट फूड बना के बेचोगे, मतलब होता है ना पैकेट वाला, तो उस पे एमआरपी है तो उस पे जीएसटी भी है। तो वहां पर वो भी लिखा हुआ है कि क्या क्या आइटम एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, है ना। तो एग्जम्प्टिंग आइटम्स को पढ़ के डिसाइड कर लो। शेड्यूल्स हम तुमको बताया था, हर एक्ट में, हर स्टैट्यूट में तुमको बहुत सारे शेड्यूल अटैच्ड मिलेंगे। लिस्ट वो लिस्ट को देख के समझो। पंचुएशन का मतलब होता है वही कॉमा, सेमी कॉमा, फुल स्टॉप, उनको देख के मीनिंग निकालो। पे एक्सेट्रा लिखा है मतलब और भी बहुत बातें आएंगी उसमें, और जहां एक्सेट्रा नहीं लिखा है और सीधा फुल स्टॉप आ गया, चार्ट तो नाम दिया और फुल स्टॉप है, तो मतलब ये चार के अलावा और कुछ नहीं होगा। लॉ यही बोलना चाहता है ना कि ये 4 पॉइंट्स के अलावा और कुछ भी नहीं होगा इसमें। लेकिन वही अगर चार्ट तो आइटम के बाद ईटीसी लिखा हुआ है, मतलब और भी आइटम आएगा। हाँ, तो यही लिस्ट को समझने का तरीका है। नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज क्या होता है? मतलब जैसे लॉ में लिखा रहता है ऐसे, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन,
इसका मतलब क्या होता है? लॉ में ऐसे लिखा रहता है, हर लॉ मतलब कोई भी लॉ स्टार्ट होता है उसमें ऐसा भी लाइन रहता है। मतलब अगर कोई और लॉ तुमको कोई एक्सेप्शन दे रहा है या एग्रीमेंट में कुछ और लिखा है तो अलग बात है, अदरवाइज ये बात फॉलो करना है। मतलब कुछ बातों को ओवरराइड किया जाता है। जैसे तुमको हम बोला कि देवराज नीरज को कॉम्पनसेशन देगा, अनलेस एंड अनटिल उनके अगर कोई एग्रीमेंट में कोई और बात लिखा हुआ तो फिर वो फॉलो करें। तो लॉ ऐसे बोल रहा है कि हमारा रूल ये है, लेकिन अगर कुछ और लिखा है तुम दोनों के एग्रीमेंट में तो फिर वो फॉलो कर लो। तो फिर वहां पे रूल फॉलो होगा कि एग्रीमेंट? बोलो। एग्रीमेंट। हाँ सही बात है सर, वहां एग्रीमेंट फॉलो होगा। ठीक है, हाँ। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रीएम्बल एंड इंटरनल एड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। अगेन वही बोला इसका रोल समझाओ। तो तुम बोलोगे हमेशा मेन लॉ को फॉलो करना चाहिए लेकिन पहले तो, और जो बेसिक प्राइमरी प्रिंसिपल से पहले उनको फॉलो करो। लेकिन अगर उनसे क्लियर आंसर नहीं मिल रहा हो तब तुम प्रीएम्बल या मेन लॉ ये क्या बोलते हैं इंटरनल एड्स, इनको देखना चालू करो। तो पहले हमेशा बोलो कि पहले स्टैट्यूट को देखो, पहले रूल क्या लिखा है वो देखो। रूल से आंसर नहीं मिल रहा है तो जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े थे ऊपर उनको फॉलो करो। वो नॉसिटर सॉसिस, एडजम जनरलीज, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, उनको फॉलो करो, वो प्राइमरी हो गए। वो भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं, देन इंटरनल एड और प्रीएम्बल पे आओ। सबसे पहले वहीं जंप मत कर लो। ठीक है, मतलब इसका रोल है लेकिन पहला रोल नहीं है, सेकेंडरी रोल है इनका। ठीक बात। फिर बता दो कि उसमें क्या क्या देखते हो। वही ऊपर वाला जो हेडिंग्स को बोल रहा था, लॉन्ग टाइटल, ये वो हेन टेन, वो सबको देखो। ठीक है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इलस्ट्रेशंस फॉर एन इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टैट्यूट। एग्जाम्पल्स को देख के, क्या एग्जाम्पल्स को देखना इंपॉर्टेंट है या क्या उसका इंपॉर्टेंस है? तो बोला हाँ, इलस्ट्रेशन हमको बहुत बार हेल्प करता है ये फर्निश करने में कि हमको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। लॉ का इंटेंशन क्या है वो एग्जाम्पल देख के बहुत बार समझ में आता है ना। यानी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमको गाइड करता है कि विच डायरेक्शन वी शुड मूव, हमको इंडिकेशन देता है कि लॉ क्या बोलना चाहता है। मतलब एग्जाम्पल्स हमको इंडिकेशन देता है कि लॉ का इंटेंशन क्या है। ये काम का लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बोला ब्रीफली मेंशन द एक्सटर्नल एड। अब आगे एक्सटर्नल एड। तो सबसे पहले लॉ फॉलो करो। लॉ नहीं समझ में आए तो वो जो प्राइमरी पॉइंट्स थे उनको फॉलो करो जो लास्ट क्लास पढ़े। अगर वो नहीं फॉलो हो रहा है तो इंटरनल एड फॉलो करो। एंड देन देयर आर एक्सटर्नल हेल्प ऑल्सो। क्या क्या एक्सटर्नल हेल्प है लॉ में? डिक्शनरी देख लो सबसे पहले। मतलब कोई वर्ड अगर लॉ का नहीं समझ में आ रहा है तो उसका डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढो, तुमको डिक्शनरी मोटा मोटी हेल्प कर देगा। ठीक है, वो लॉ लिखने का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो कि वो किस टाइम पीरियड में वो लॉ लिखा गया था, उस दुनिया में क्या चीजें फॉलो होती थी, है ना। जैसे एक टाइम में जब मुगल एम्परर था यहाँ पे तो कोई अगर कोई कुछ क्राइम करता था, रेप वेप हेन तेन, तो बीच रास्ते पे भी उसको फांसी दे देते थे वो लोग। पॉइंट करेक्ट है। हाँ सर। तो सर वो क्या था? सजा देने का तरीका। हाँ, लेकिन अब वो फॉलो होता है क्या? नहीं। तो अब वो फॉलो नहीं होता सर। तो ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, हाँ। ये भी देख सकते हो। तो मतलब वो बैकग्राउंड हिस्टोरिकल कि क्यों वो लिखा गया था, तब क्या लैंग्वेज फॉलो होता था, तब उस लैंग्वेज का क्या मतलब होता था। ठीक है, नेक्स्ट बोला पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, इंग्लिश कोड, इंग्लिश पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब ये भी देखते हैं कि पार्लियामेंट उस समय कैसे सोचता था, कैसे बात करता था। ठीक है, रेफरेंस ऑफ अदर स्टैट्यूट, दूसरा लॉ क्या बोलता है। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई बात कंफ्यूज कर रहा है तो सेल ऑफ गुड एक्ट अगर उसके बारे में कुछ बोल रहा है तो वो देखो, इसको बोलते हैं पैरीमैशिया। दो लॉ के बीच में क्या कनेक्शन है वो ढूंढो।
उस लॉ का बात को देख लो। फिर कोई कमिटीज हमारे बनाता है ना, गवर्नमेंट कोर्ट कमिटीज बनाता है बहुत सारा, हाँ सर। तो कमिटीज का रिपोर्ट को फॉलो कर लो। कमिटी क्या रिपोर्ट दिया था और उस रिपोर्ट को देख के लॉ फ्रेम किया गया, तो वो रिपोर्ट में क्या बात बोला गया था जिसके कारण ये लॉ लिखा गया। यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन, दूसरे देश के कोर्ट भी बहुत सारे मैटर में अच्छा अच्छा डिसीजन दिए होंगे, उनको यूज कर लो, ठीक है ना। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, इस चीज के पीछे रीजन क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ये बिल को लाने के लिए, पार्लियामेंट ये बिल क्यों लेकर आया था, इसके पीछे रीजन क्या था, उसको पकड़ लो। तो ये सब का भी आप गाइडेंस ले सकते हो। एक्सटर्नल हेल्प मतलब इंटरनल हो गया, जो लॉ के अंदर खुद लिखा है, उस लॉ के अंदर जिसका बात कर रहे हो, उस एक्ट का। लेकिन दूसरे एक्ट का मदद, फॉरेन डिसीजंस का मदद, कमिटीज, अदर पॉइंट्स, उनको भी आप पकड़ सकते हो। अब यहाँ पे एक शॉर्ट नोट पूछा है कि प्रोविजो क्या होता है, तो प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन टू द मेन प्रोविजन। प्रोविजो का मतलब होता है मेन रूल का एक्सेप्शन, मतलब कुछ स्पेशल केसेस में मेन रूल फॉलो नहीं करके एक्सेप्शन फॉलो करना होता है, इसी को प्रोविजो बोलते हैं। मतलब जो मेन रूल का जो नॉर्मल काम है उससे अलग उल्टा करने का बात हो रहा है, यही होता है प्रोविजो। एक एग्जांपल दे देना, यही कंसिडरेशन वाला एग्जांपल दे देना हो तो, कंसिडरेशन के बिना एग्रीमेंट इनवैलिड होता है, विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, तो वहां पे वैलिड हो जाता है। अब बोला पार्लियामेंट्री हिस्ट्री एज एन एक्सटर्नल एड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। यहाँ पे बोला कि इंग्लिश कोर्ट तो पार्लियामेंट हिस्ट्री को नहीं लेता, बट हमारा यहाँ का पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को भी हम लोग देखते हैं किस सर्कमस्टांसेस में या किस लिमिट में पार्लियामेंट उस बात को लिखा था, जो भी देखते हैं। अब आया प्रिजम्पशंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। क्या बातों को पहले एज्यूम करना पड़ेगा तब तुम लॉ को इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। व्हाट आर द प्रिजम्पशंस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट व्हेन द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन नॉट क्लियर। जब तुमको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि किस बात को सोच के लॉ लिखा गया, तो कभी समझ ही नहीं पा रहे, मतलब निकाल ही नहीं पा रहे, क्लियर ही नहीं हो एकदम, तो तुमको कुछ चीजों पे प्रिजम्पशन लेना पड़ेगा। तो क्या क्या प्रिजम्पशन है जो हम ले सकते हैं, वेन इट इज नीडेड एंड नॉट नीडेड फॉर इंटरप्रिटेशन, कब हमको इंटरप्रिटेट करना और कब नहीं करना, मतलब कब एजम्पशन लेना और कब नहीं लेना। तो यहाँ पे क्या लिखा, बोला वेन वेयर द मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट इज क्लियर देयर इज नो नीड फॉर प्रिजम्पशन। जब सिंपल लॉ का सीधा मतलब समझ में आ रहा हो तब प्रिजम्पशंस लेने का जरूरत नहीं है। बट इफ द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर नॉट क्लियर then number of presumptions that are follows. Words in a statute are used precisely and not loosely. हम ये पहला एजम्पशन लेते हैं कि लॉ में कोई भी बात लिखा गया है ना, कोई भी शब्द, कोई भी सिंगल वर्ड भी लूजली नहीं लिखा गया, उसका कोई ना कोई लॉजिक है तभी लिखा गया। ये पहला एजम्पशन तुमको हमेशा रखना है कि लॉ में कभी भी कोई बात ऐसे ही नहीं लिख दिया, अच्छा आर यहाँ पे ऐसे लिख दिया होगा, वाई यहाँ पे ऐसे लिख दिया होगा, एंड ऐसे ही लिख दिया होगा, यहाँ पे नहीं, ऐसे ही कोई लॉ नहीं लिखता, मीनिंग होता है, हर वर्ड का कोई मीनिंग होता है। वेस्टेड राइट्स, दैट इज राइट विच अ पर्सन पॉजेज एट द टाइम द स्टैट्यूट वाज पास्ड। जो आदमी जब स्टैट्यूट को पास किया गया, किस आदमी को क्या राइट्स था, वो राइट्स कभी भी तुमसे नहीं छीना जा सकता। अगर लॉ एक्सप्रेसली लिख दिया है कि ये राइट हम लोग छीन लिए तो अलग बात है, अदरवाइज जिस आदमी को जो राइट मिला वो राइट उसका हमेशा रहेगा। अनलेस एंड अनटिल लॉ में ये लिख दिया है कि राइट्स ले लिए हैं वापस, तो अलग बात है। अदरवाइज अगर लॉ राइट्स को वापस नहीं लिया है, वी आर एज्यूमिंग कि राइट्स ऑलवेज रहेंगे, तो ये एज्यूम कर लिए कि किसी का राइट लॉ में अगर नहीं लिखा है, छीना गया, तो हम लोग मानेंगे नहीं छीना गया। मेंस रिया, ये तो सबसे बड़ा बात है, ये तो हमेशा एज्यूम करेंगे कि गिल्टी माइंड है कि नहीं। अगर गिल्टी माइंड है तो ही वो क्रिमिनल एक्ट है, वरना वो क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाएगा, है ना।
हाँ सर. Statute is not affected by the statute unless it is expressly mentioned as being affected. एक गवर्नमेंट जो है ना, स्टेट जो है वो स्टैट्यूट से अफेक्टेड नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल लॉ में ये बात लिखा हो कि ये बात गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा. मतलब लॉ में एक्सप्रेसली लिखा हो ना कि गवर्नमेंट को ये बात मानना ही पड़ेगा, तब तो मानना पड़ेगा. अदरवाइज गवर्नमेंट उन बातों से अफेक्टेड नहीं होगा. लॉ अपना काम करेगा, गवर्नमेंट अपना काम करेगा. A statute is not intended to be consistent with the principle of international law. हम कभी नहीं मानेंगे हमारा लॉ इंटरनेशनल लॉ से एकदम मिलता जुलता होना ही चाहिए. तो अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तभी इंटरनेशनल लॉ पे जाना. अगर तुम्हारे लॉ में वो बात क्लियर और इंटरनेशनल लॉ से अलग है तो तुम हमेशा मानोगे कि हमको इंटरनेशनल लॉ फॉलो नहीं करना है. यहाँ पे दुनिया में तो फिर 50 देशों में 50 लॉ हो सकता है ना. अभी भी सऊदी अरेबिया में बीच रोड पे गला काट दिया जाता है फांसी के नाम पे, तो वो थोड़ी ना यहाँ फॉलो हो जाएगा. तो इंटरनेशनल लॉ जब तक तुमको लॉ बोले नहीं कि यहाँ पे स्पेशली इंटरनेशनल लॉ फॉलो करना है, मतलब जब तक तुमको ये क्लियर हो कि इंडियन लॉ अलग बात कर रहा है तो अलग बात ही मानो. लेजिस्लेचर नोज द स्टेट ऑफ द लॉ. हम ये मानेंगे कि पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, उनको लॉ के बारे में प्रॉपरली पता है, वो लोग लॉ फॉलो करके काम करेंगे. ये भी एजम्पशन लेते हैं. लेजिस्लेचर डज नॉट मेक एनी ऑल्ट्रेशन इन द एग्जिस्टिंग लॉ अनलेस एक्सप्रेस. हाँ, जब तक कि गवर्नमेंट अलग से नोटिस दे के नहीं बोला ये लॉ चेंज कर रहे हैं हम लोग, तब तक मानेंगे वो लॉ चेंज नहीं हुआ. मतलब कोई बात पढ़ के ये मत सोच लो गवर्नमेंट लॉ बदल दिए. ठीक है, जब तक गवर्नमेंट को अपन नोटिस आ जाता है. फॉर्मली नोटिस जब तक नहीं है. लेजिस्लेचर नो द प्रैक्टिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट को ये बात पता है कि जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को क्या काम करना है. एग्जीक्यूटिव हो गए तुम्हारे IAS IPS ये लोग, और जुडिशरी हो गया कोर्ट. तो वो दोनों इन तीनों ही एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल लॉ में वो अलग से लिखा हुआ. ठीक है. लेजिस्लेचर कन्फर्स द पावर नेसेसरी कैरी आउट ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय इट. हाँ, लेजिस्लेचर पावर्स को या ड्यूटीज को पार्लियामेंट ही बांटेगा सब में. ये पार्लियामेंट का हिडन पावर ही है कि वो सब में ड्यूटीज बांटेगा. मतलब ड्यूटीज बांटने का काम पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ही करेगा. हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि लेजिस्लेचर डू नॉट मेक मिस्टेक. वो लोग मिस्टेक नहीं कर रहे, एज्यूम यही करेंगे. ठीक है. लॉ कभी भी किसी आदमी को वो काम करने नहीं बोलेगा जो फालतू है. तो लॉ को जब पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ो कि लॉ कोई चीज को फालतू काम करने नहीं बोलेगा. जो फ्रूटलेस है, मतलब जिसमें कोई फ्रूट नहीं है, जिसमें कोई फायदा नहीं है, लॉ वो काम करने कभी नहीं बोलेगा. और नेचुरल जस्टिस हमेशा चलेगा. ये ऊपर लिखना चाहिए. दो तो मेन बात ही है हमारे लॉ का, मेन श्रिया और नेचुरल जस्टिस. हाँ. ये दोनों हमेशा रहेगा. ठीक है. अब बोला राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट. शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट. तो जनरल क्लॉज एक्ट क्या है? इसको ड्राफ्ट्समैन्स एक्ट बोलते हैं. जनरल क्लॉज एक्ट का दूसरा नाम है ड्राफ्ट्समैन. इसका मेन 4 ऑब्जेक्टिव था. शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूटरी एनेक्टमेंट. क्योंकि लॉ का लैंग्वेज बहुत टफ होता है, उसके लैंग्वेज को शॉर्ट करना इसका काम है. टू प्रोवाइड फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन गिविंग प्राइमा फेसी डेफिनेशन ऑफ द सीरीज ऑफ टर्म्स ऑफ कॉमन यूज. जो नॉर्मल लाइफ में कुछ एक टर्म्स हैं जो कॉमन यूज में होते हैं, उनका डेफिनेशन देना जनरल एक्ट का काम है. कॉमन रूल्स को एक जगह अलग करके लिख देना जनरल एक्ट का काम है. तो जनरल एक्ट इंडिया में इसलिए लिखा गया है लैंग्वेज को समरी में समझाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए और कॉमन रूल को एक जगह लिख देने के लिए. तो मतलब जब तक स्पेसिफिक लॉ की बात कर रहे हैं वो फॉलो करो. स्पेसिफिक लॉ का कोई बात आंसर नहीं मिले देन गो टू जनरल क्लॉज. ठीक है. कोई चीज छूट नहीं जाए, ओवरसाइट नहीं हो जाए, स्लिप नहीं हो जाए, इस बात को सेफ्टी देने के लिए जनरल क्लॉज एक्ट लिखा गया. तो जनरल क्लॉज एक्ट का मेन 4 ऑब्जेक्टिव है, ये याद करना काम का है बहुत. जनरल क्लॉज एक्ट बोला गया, देखो रेफरेंस बुक ऑफ द जज है. ठीक है ना. हाँ सर.
डिस्कस द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट, दोबारा वही लिया है। ऊपर अभी तो 4 ऑब्जेक्टिव पढ़े, वही लिखना है। देखो वहां 4 पॉइंट करके लिख दिया, या उसी को पूरा पैराग्राफ बना के लिख दिया। यहाँ पे सारे डेफिनेशंस लिखे होंगे, यहाँ पे सारे इंटरप्रिटेशंस लिखे होंगे। कोई चीज में कंफ्लिक्ट होगा इसके बारे में वहां पे लिखा होगा। कोई वर्ड या एक्सप्रेशन का अलग कुछ मीनिंग है तो वो वहां पे लिखा होगा डेफिनेशन, ताकि कोई बाद में अननेसेसरी रिपीटेशन नहीं हो। ठीक है ना, ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। द जनरल क्लॉज एक्ट बिलोंग टू द क्लास ऑफ एक्ट विच मे बी कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन एक्ट। हाँ, तो जनरल क्लॉज एक्ट इंटरप्रिटेशन में हेल्प भी तो करता है, क्योंकि वो चीजों को शॉर्ट में और सिंपल वे में लिख देता है। तो कोर्ट किसी बात को कैसे देखेगा, पार्लियामेंट किसी बात को कैसे देखेगा, ये सब जनरल क्लॉज एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, हो गया मोटा मोटी। इफ द डेट ऑफ एनएक्टमेंट स्पेसिफाइड अंडर द लेजिस्लेशन, व्हाट डज इट कम इनटू फोर्स। हाँ, ये बहुत काम का क्वेश्चन है। अगर एनएक्टमेंट में एक डेट लिखा है कि ये लॉ 1 जून को बना या 1 जून से एप्लीकेबल हुआ, अब 2 पॉइंट है। एक होता है लॉ किस दिन से एप्लीकेबल है, वो लॉ में लिखा है, और किस दिन उसको प्रेसिडेंट पास किया, क्योंकि हमारे इंडिया में सारे लॉ को प्रेसिडेंट से पास होना पड़ता है। तो दोनों में से कौन सा डेट फॉलो करेंगे? जब प्रेसिडेंट ने पास किया था। नहीं, अगर लॉ में डेट लिखा है तो वही डेट। हाँ, ठीक है, और अगर लॉ में कोई डेट नहीं लिखा है तो दोनों में से जो डेट बाद में आएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है एनी सेंट्रल एक्ट इज नॉट एक्सप्रेस टू कम इनटू ऑपरेशन। कब आया वो नहीं लिखा, कौन सा डेट से। तो हम क्या मानेंगे, जिस दिन वो सेंट्रल एक्ट बना या जिस दिन प्रेसिडेंट से उसको अप्रूवल मिला, विच एवर इज लेटर। लेकिन अगर एक्ट में डेट ही लिख दी है तब तो वही फॉलो करो, झमेला ही खत्म। जैसे देखो यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2000 एन एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 29 अगस्त 2013, लेकिन ऑफिशियल गैजेट में गवर्नमेंट लिखा है उसको 30 अगस्त को। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक ही है ना? ठीक तरीके होगा जो दोनों बाद में आया। हाँ हाँ, एकदम ठीक है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, एक मिनट, यहाँ पे एक और एग्जांपल भी दिया है। सेबी रेगुलेशन एक्ट वाज इशूड बाय सेबी बाय नोटिफिकेशन डेटेड 14/8/2015 विथ इफेक्ट फ्रॉम, देखो वहां पे लिख दिया था 1/1 से इफेक्टिव होगा, तब वो 1/1 से इफेक्टिव होगा ना, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया लॉ में कि वो किस दिन से इफेक्टिव होगा। Where any central legislation or regulation enacted after the commencement of the General Clause Act repeals any act, what shall not be affected by such repeal? एक मिनट, कितना क्वेश्चन बचा हो? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कोई भी अगर सेंट्रल लेजिस्लेशन या कोई रेगुलेशन है जो जनरल क्लॉज एक्ट के बाद आए, एनेक्टेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट, तो किसको माने और किसको रिपील करे? रिपील का इफेक्ट क्या होगा? तो देखो क्या लिखा, वेयर दिस एक्ट और एनी सेंट्रल एक्ट रजिस्ट्रेशन बी आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द एक्ट रिपील्ड, एनी एनेक्टमेंट हेयर टू मेड आफ्टर टू बी मेड, देन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स द रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग नॉट इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग एट द टाइम द रिपील टेक प्लेस। कोई चीज अगर एक बार लॉ से डिलीट कर दिया गया है, कोई चेंजेस उसको दोबारा खड़ा नहीं करेगा। ठीक है? हाँ सर। ये इसमें मेन पॉइंट है कि कोई चीज अगर एक बार लॉ से, देखो क्या बोला था, रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग नॉट इन फोर्स एग्जिस्टिंग एट द टाइम व्हेन द रिपील टेक इफेक्ट। जब हम किसी चीज को रिपील करते हैं तो कोई पुराना चीज वापस खड़ा नहीं हो जाएगा। ये बात ध्यान, यही मेन पॉइंट बोलना चाहता है। दोबारा इस बात को सुन लो, कोई चीज अगर पुराना एक्ट में था, वो डिलीट हो गया था नया चीज को लाने के कारण, अब वो नया चीज अगर वापस डिलीट हो रहा है तो पुराना चीज वापस एनेक्टमेंट में नहीं आ जाएगा।
देखो, रिपील शैल नॉट इफेक्ट एनी प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ एनी इनेक्टमेंट। कोई चीज को पहले लॉ से हटाया गया और दूसरा चीज लाया गया, तो दूसरा चीज हटने से पुराना वाला चीज वापस नहीं आ जाएगा। द रिपील शैल, हाँ, उसको हटाने के बाद और एक नया चीज आएगा, वो अलग बात है। रिपील shall not affect any right, privilege, obligation or liability acquired or accused incurred under any enactment of so repeal। कोई राइट नहीं छीन सकता तुम्हारा कोई रिपीलिएशन। रिपील shall not affect any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offense। कोई लॉ को जब डिलीट करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ पनिशमेंट नहीं हट जाएगा। पनिशमेंट तो और भी बहुत सारी चीजों पे एप्लीकेबल होता है ना, तो पनिशमेंट वैसे ही रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, एक्सेस लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड फॉर इट्स शेयर होल्डर इन इट्स एजीएम हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2019। एक कंपनी ने तो डिक्लेयर किया अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड 30 सितंबर 2019 का एजीएम में। अंडर दिस कंपनी दैट द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे डिक्लेयर डिविडेंड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। और लॉ में लिखा है कि कंपनी जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर करे उसके 30 डेज के अंदर उसको डिविडेंड देना पड़ेगा। As per the provision of General Clause Act 1897 discuss what will be the commencement and termination time for posting and declaration of dividend। इस डेट से वो लिया जाएगा। 30 दिन के बाद जब बोला, हाँ, तो यहाँ से देख लो क्या बोलना चाह रहे हैं। गिवन सिचुएशन एक्सेल लिमिटेड रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड विद इन 30 डेज। 1/10/19 से 30 दिन कब खत्म होगा? 30/10/19 को। 30/9/2019 shall be excluded and last day 30 days 30th October will be included। तो कैसे डेट को कैलकुलेट करेंगे? लास्ट डेट को इंक्लूड करेंगे और जिस दिन से चालू हो रहा है उस दिन के बाद वाला डेट से कैलकुलेशन चालू करेंगे। तभी तो 30 दिन होगा। अगर उस दिन को कैलकुलेशन में लेंगे तो 30 दिन तो लास्ट दिन के पहले ही खत्म हो जाएंगे। ये तो हम बोल रहे हैं 30 दिन के अंदर अंदर करना है। अब ऐसा थोड़ी ना, अगर ये लॉ 30 सितंबर को बना तो 30 दिन कब खत्म होगा? 29 अक्टूबर। बट ऐसा नहीं होगा। इस दिन को इग्नोर करो और ये लास्ट डेट जो आएगा वो डेट को लो। मतलब जिस दिन से डेट एप्लीकेबल है वो डेट के बाद वाला डेट से कैलकुलेशन चालू करना होता है। आज ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में काम किया। अभी ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ नहीं है, लोग अपने से दिए। द प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट रिलेटिंग टू जेंडर एंड नंबर। कभी भी अगर लॉ में लिखा है कोई चीज मेन के लिए एप्लीकेबल है तो वो वुमेन पे भी एप्लीकेबल है ना। तो लॉ कभी भी, हाँ है, लॉ कभी भी जेंडर बायस नहीं हो सकता। सर आप बोल रहे थे मेन के लिए लिखा है। नहीं, एक बात समझो, लॉ कैसे लिखता है? लॉ लिखता है वर्ड इंपोर्टिंग द मस्कुलाइन जेंडर। अगर हम मस्कुलाइन जेंडर यानी मेल जेंडर का बात कर रहे हैं तो उसमें फीमेल जेंडर भी इंक्लूडेड है। ओके। मतलब सिंगुलर वर्ड को हम प्लूरल पढ़ेंगे, प्लूरल। ओके सर। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेसिडेंट। अच्छा, डेट वाइज यहाँ पे दो चीज बोला है। जेंडर हमेशा इक्वल होगा, ठीक है, और नंबर हमेशा सिंगुलर को प्लूरल पढ़ना पड़ेगा, तो वहां पे हम प्लूरल मानेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे लॉ में सिंगुलर लिखा तो हम सिंगुलर ही मानेंगे। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में वो लिखा है ना कौन आदमी कब रेसिडेंट होगा। देखो लॉ में कैसे लिखा है, अ पर्सन इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही फुलफिल्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अब यहाँ ही का मतलब तो मेल मेंबर हो गया ना, मतलब ये लॉ फीमेल के लिए नहीं है। फीमेल इंडियन रेसिडेंट नहीं साबित होगी, मतलब ये दोनों के लिए, दोनों के लिए। वही बहुत यहाँ बोलना चाहते हैं कि लॉ अगर अनलेस एंड अनटिल लॉ वहां पे स्पेसिफिकली लिख दिया हो कि इसमें फीमेल नॉट इंक्लूडेड या मेल नॉट इंक्लूडेड, देन इट इज अदर केस। बट जहां इस मैटर में तुमको लग रहा है लॉ साइलेंट है, तो वहां ही और शी दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको।
ठीक बात ना, ये समझना, हाँ सर। क्योंकि वो ही बोला है, वो मैन वर्ड यूज नहीं किया, मेल और फीमेल वर्ड यूज नहीं किया। ठीक है। अच्छा, अरे यार, as per the provision of Companies Act, a whole-time key managerial person shall not hold office in more than one company except its subsidiary company and at the same time. मतलब कंपनीज एक्ट में लिखा है कि एक आदमी की मैनेजरियल पर्सन ऑफिस होल्ड करेगा, एक से ज्यादा में वो की मैनेजरियल पर्सन नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन सब्सिडियरी में हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जामिन करो वेदर अ होल टाइम केएमपी कैन बी अपॉइंटेड इन मोर देन वन सब्सिडियरी। लॉ बोल रहा है एक आदमी एक से ज्यादा कंपनी में केएमपी नहीं हो सकता। मान लो तुम कंपनी सेक्रेटरी है, तुमकी मैनेजर पर्सन की डेफिनेशन में आता है, तुम एक से ज्यादा कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं हो पाएगा। लॉ में लिखा है ये बात, लेकिन लॉ में ये भी लिखा है कि सब्सिडियरी वो एक से ज्यादा के कैलकुलेशन में नहीं आता, सब्सिडियरी में हो सकता है। ओके। अब यहां बोलना चाह रहा है एक्सेप्ट इट सब्सिडियरी कंपनी, वर्ड यूज किया, सब्सिडियरी कंपनीज नहीं बोला है। हाँ। लेकिन अब हमको एक बात बोले, कंपनी में हम कंपनी सेक्रेटरी है, हाँ। एनके लिमिटेड में हम कंपनी सेक्रेटरी है। अब एनके लिमिटेड का 4 सब्सिडियरी है। हाँ। जहां वर्ड तो बोला है सब्सिडियरी कंपनी, ये तो सिंगुलर हो गया ग्रामर में जाए तो। लेकिन क्या हम 4 सब्सिडियरी में केएमपी हो सकता है? हाँ हो सकते हैं। हाँ हो सकता है। बताइए यहाँ पे सर। बोला है हाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोला है सब्सिडियरी कंपनी, हालांकि सिंगुलर फॉर्म में है। लेकिन यहाँ ये नहीं बोला है कि ओनली वन सब्सिडियरी। यहाँ पे सिंगुलर को हम प्लूरल पढ़ेंगे, अनलेस वहां पे लिख देता नॉट मोर देन वन सब्सिडियरी, तो हम सिंगुलर पढ़ते ना। यही बात ऊपर ये दोनों पॉइंट से समझाया कि एक केस में जेंडर वाला बात से समझाया और एक केस में तुमको वो सिंगुलर और प्लूरल वाला बात से समझाया। अच्छा, कहीं कहीं पे अगर एस भी लिखा हो, क्या? कहीं कहीं पे अगर किसी बात के आगे एस लगता है मतलब वो प्लूरल हो जाता है ना, प्लूरल। हाँ। जैसे गोट्स, मतलब बहुत सारा गोट्स का बात हो रहा है, ठीक है ना, एस एक्स्ट्रा आ गया ना। लेकिन तुम लॉ को पढ़ते समय ध्यान दो, क्या वो बहुतों पे एप्लीकेबल होगा कि एक पे एप्लीकेबल होगा। तो फिर वहां पे देखो, यहाँ पे एक बात गौर करना, वाइसे वर्षा वर्ड यूज किया था। सिंगुलर को प्लूरल भी पढ़ सकते हैं, वाइसे वर्षा भी हो सकता है। मतलब इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा तुमको ये बात, ठीक है। तो ऊपर खाली एग्जांपल दिया कि सिंगुलर को प्लूरल पढ़ लो, ठीक बात। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि वहां पे वाइसे वर्षा भी लिखा है लॉ में, मतलब उल्टा भी करना पड़ सकता है। लिखा तो एस प्लूरल से है, प्लूरल है प्लूरल, लेकिन उसको सिंगुलर पढ़ सकते हैं। हाँ। ठीक है, ये भी लिखा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन बोलो, एक्सप्लेन द प्रोविजन टू द ऑफेंस पनिशेबल अंडर 2 और मोर एनेक्टमेंट अंडर द सेक्शन 26। एक आदमी को एक से ज्यादा पनिशमेंट मिल सकता है एक ही ऑफेंस के लिए, क्या लगता है? नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर 2 लॉ में 2 पनिशमेंट लिखा है, दोनों लग सकता है। तो एक ही चीज के लिए 2? एक ही टाइम में तुमको बोल सकते हैं ना, फाइन भी और जेल भी। हाँ, both। ये तो हो सकता है। हाँ, लेकिन एक ही केस के 2 बार सजा नहीं हो सकता। सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकता। हाँ। बट दोनों लॉ में अलग अलग पनिशमेंट लिखा है, तो दोनों लग सकता है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ सर। नहीं, गलती हो गया।
यहां बोला है कि अगर दो से ज्यादा एक ही बात के लिए दो अलग अलग लॉ में सजा है तो आइदर और एनी ऑफ दोज एनेक्टमेंट बट शेल नॉट बी लायबल टू बी नहीं ठीक है लिखा अंडर आइदर और एनी। आइदर और एनी मतलब कोई एक में ही सजा हो सकता है, ठीक है, कोई एक ही लॉ में उसको फिर सजा हो पाएगा। हो सकता है। हाँ, लास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट और बाय प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट? सर्विस बाय पोस्ट मतलब तुम्हारे घर पे कोई डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट भी भेजे गवर्नमेंट, अनलेस एंड अनटिल लॉ में अलग बात लिखा था। बाय पोस्ट भी माना जाएगा ये फिजिकल डिलीवरी की तरह ही, मतलब तेरे घर के बाहर आके पोस्टमैन एक लेटर देके चला गया जिसमें तुमको कोर्ट में आने बोला गया तो वो भी समन माना जाएगा। वही बात यहाँ पे समझाना चाहिए। हाँ, बस प्रॉपरली एड्रेस होना चाहिए, पहले से पेड होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से फीस और रजिस्टर्ड पोस्ट होना चाहिए। तो बाय पोस्ट भी गवर्नमेंट का भेजा हुआ डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाएगा। जो यहाँ पे लिखा भी है, इट वॉज हेल्ड दैट वेयर नोटिस इज सेंट टू द लैंडलॉर्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एंड द सेम इज रिटन बाय द टेनेंट विद एन एंडोर्समेंट ऑफ रिफ्यूजल, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट नोटिस हैज बीन सर्व्ड। लैंडलॉर्ड नोटिस भेजा, ठीक है, तुम लेने से मना कर दिए, टेनेंट लेने से मना कर दिया, नोटिस माना जाएगा नोटिस दे दिया गया, ठीक है। हाँ सर। हाँ, ये तीन बातें होनी चाहिए। प्रॉपर एड्रेस तुम्हारा ही था, उस नोटिस का जो पोस्टल चार्जेस देना था वो पेड था और ये रजिस्टर्ड पोस्ट से था। अब तुम लेने से मना गया हो, तेरा प्रॉब्लम है। तुम ये नहीं बोल सकता हमको तुम नोटिस कहां दिए, हम तो भेजे थे तुम नहीं लिए, ठीक है। तो उसको नोटिस सर्व्ड माना जाएगा, कोर्ट मानेगा कि नोटिस तो सर्व हो गया, ठीक। हाँ सर। यूनिट खत्म।